नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने उन कानूनी दस्तावेजों के बारे में जाना जिनकी वजह से एकीकरण की प्रक्रिया संभव हुई। इस एपिसोड में हम भारत के राजनीतिक एकीकरण के निर्माताओं पर एक नजर डालेंगे। इस एपिसोड में हम सरदार पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबैटन, जवाहरलाल नेहरू और केएम मुंशी जैसे प्रमुख व्यक्तियों के जीवन और भारत के एकीकरण में उनके योगदान के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने इस जटिल राजनीतिक दुविधा को कैसे पार किया, कैसे उनकी रणनीतिक कूटनीति और दृढ़ संकल्प सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों के साथ समझौता करते समय काम आए। इस एपिसोड को जरूर सुने और जानें कि कैसे इन लोगों ने अक्सर एक दूसरे से असहमत होते हुए भी एक संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए सहयोग किया। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए इस एपिसोड के शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाएं। तो चलिए इस जटिल कहानी को खोलते हैं। 1947 के बाद भारत का नक्शा जैसा आज दिखता है वैसा बनाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। सैकड़ों रियासतें थी और हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। हाँ, तो इन सबको एक साथ लाना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। जाहिर है, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, बल्कि एक साझा भविष्य गढ़ने की बात थी। इसमें कूटनीति, रणनीति, प्रशासनिक समझ और कभी-कभी आप कह सकती हैं सख्ती की भी जरूरत पड़ी। अच्छा, तो आज हम उन खास लोगों पर गौर करेंगे जिन्होंने इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया को दिशा दी। जी हाँ। शुरुआत करते हैं सरदार पटेल से। उन्हें अक्सर भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता। बिल्कुल। और उनका ये मानना था कि आजाद भारत के लिए रियासतों का एकीकरण बहुत जरूरी है। हाँ, उन्हें सरदार की उपाधि भी तो बारडोली सत्याग्रह के बाद मिली थी, है ना? जी, 1928 में। उनका ये पक्का मानना था कि स्वराज तभी पूरा होगा जब भारत के नक्शे पर ये लाल और पीले रंग मतलब ब्रिटिश भारत और रियासतें एक हो जाएं। वो शासकों को सिर्फ प्रजा का ट्रस्टी मानते थे और जिम्मेदार सरकार की स्थापना पर जोर देते थे। हाँ, बिल्कुल। और जून 1947 में जब रियासती विभाग बना तो पटेल को ही इसका मुखिया बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि माउंटबैटन भी मानते थे कि पटेल शायद नेहरू की तुलना में शासकों से निपटने में कम टकराव वाले साबित होंगे। अच्छा। और पटेल ने विभाग संभालते ही वीपी मेनन को सचिव चुना, है ना? ये भी सुना है कि नेहरू की पसंद कोई और थे। हाँ, ये बात सही है। नेहरू HVR आयंगर को चाहते थे, लेकिन पटेल ने मेनन को चुना। और यहीं से कह सकते हैं पटेल मेनन की वो निर्णायक साझेदारी शुरू हुई जिसने एकीकरण का पूरा बीड़ा उठाया। मेनन ने खुद लिखा है कि पटेल उन्हें बराबरी का दर्जा देते थे। पटेल का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसमें आकर्षण भी था और जरूरत पड़ने पर रोष भी। वो मेनन की रणनीतिक सोच और ड्राफ्टिंग की जो काबिलियत थी उसके साथ एकदम फिट बैठा। तो ये सिर्फ हुनर का मेल नहीं था, ये एक तरह से राजनीतिक दबदबे और प्रशासनिक चालाकी का मेल था। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ पटेल का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ मेनन का कानूनी और प्रक्रियात्मक रास्ता दिखाने का हुनर। ये जोड़ी रियासतों के शासकों से निपटने के लिए आप कह सकते हैं बिल्कुल सटीक थी। तो उन्होंने शासकों से कैसे बात की? क्या तरीका अपनाया उन्होंने? कोई खास रणनीति थी? देखिए, 5 जुलाई 1947 को पटेल ने एक नीति वक्तव्य जारी किया जिसे तैयार मेनन ने ही किया था। इसमें शासकों से विलय की अपील थी, साझा हितों और विरासत का वास्ता दिया गया था। नरमी से। हाँ, नरमी से, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी थी कि अगर सहयोग नहीं किया तो नतीजा अराजकता और अव्यवस्था होगा। उन्होंने सख्ती भी दिखाई, जैसे कॉनरॉय कॉर्नफील्ड जैसे कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे जिन पर शक था कि वो रियासतों को आज़ादी के लिए उकसा रहे हैं, खासकर बस्तर को हैदराबाद में मिलाने की कोशिश के मामले में। अच्छा। हाँ, तो पटेल ने उनका पुरजोर विरोध किया, साफ कहा कि वो बस्तर के लोगों के हितों को इस तरह बेचने नहीं देंगे। और जो छोटी-छोटी रियासतें थीं जिनका शायद अपना वजूद बनाए रखना भी मुश्किल था, उनका क्या हुआ? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। कई छोटी रियासतें थीं जो गरीब थीं और जहां शासन भी ठीक नहीं था। तो उनके लिए क्या रणनीति थी? पटेल और मेनन की रणनीति सीधी थी, उनके शासकों को पड़ोसी प्रांतों या फिर जो नए संघ बन रहे थे उनमें विलय के लिए राजी करना। जरूरत पड़ने पर जनता के दबाव या फिर सीधे हस्तक्षेप की चेतावनी का इस्तेमाल भी किया गया। अच्छा, दबाव भी बनाया गया? हाँ, जहां जरूरत पड़ी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों ने सबसे पहले विलय किया और ये दूसरों के लिए एक तरह से मिसाल बन गया।
इसी तरह काठियावाड़ में देखिए, वहाँ कई छोटी छोटी रियासतें बिखरी हुई थी, तो मेनन ने सलाह दी कि इन सब को मिलाकर एक संघ बना दिया जाए, जो बाद में सौराष्ट्र बना। हाँ, सुना है इसके बारे में। और पटेल ने इसका समर्थन करते हुए इसे एक बहुत अच्छी उपमा दी, स्थिर और बेकार पानी के छोटे तालों का मिलकर एक बड़ी झील बनाना। वाह, यानी बड़ी रियासतों के अलावा इन छोटी रियासतों को एकजुट करना भी एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जो बड़े और ज्यादा पेचीदा मामले थे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इनमें पटेल की क्या भूमिका रही? ये तो काफी उलझे हुए थे। हाँ, ये बहुत बड़े और मुश्किल मामले थे। जूनागढ़ ने तो आजादी के ठीक बाद अचानक पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। हाँ, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। बिल्कुल। पटेल ने इसे जाने नहीं देना चाहा, फौरन कार्रवाई की। जब बातचीत नाकाम रही तो सीमा पर सेना भेज दी। नवाब तो डर कर पाकिस्तान भाग गया और उसके दीवान ने फिर भारत से प्रशासन संभालने को कहा। और फिर जनमत संग्रह हुआ। जी हाँ, बाद में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें भारी बहुमत से लोगों ने भारत में विलय का समर्थन किया और जूनागढ़ सौराष्ट्र संघ का हिस्सा बन गया। और कश्मीर का मामला तो और भी जटिल था। कश्मीर का मामला थोड़ा अलग था। पाकिस्तान ने जब जूनागढ़ में वो कदम उठाया, उसके बाद पटेल की इसमें दिलचस्पी बढ़ी। शुरुआत में वो इसे देख रहे थे, लेकिन बाद में नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी खुद ले ली। अच्छा। पटेल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के नेहरू के फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वो तो मजाक में यूएन को असुरक्षा परिषद तक कहते थे। और हैदराबाद, उसे तो पटेल भारत के दिल में खंजर मानते थे अगर वो आजाद रहता। हाँ, ये बात उन्होंने कही थी। हैदराबाद के निजाम आजाद रहना चाहते थे। बातचीत बिल्कुल नाकाम हो गई। ऊपर से राज्य में रजाकारों, जो एक कट्टरपंथी संगठन था, उनकी हिंसा और कम्युनिस्ट विद्रोह के कारण हालात बहुत बिगड़ रहे थे। तो फिर सैन्य कार्रवाई ही विकल्प बचा। आखिर में वही हुआ। पटेल ने कैबिनेट को सैन्य कार्रवाई के लिए मना लिया, जिसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। नेहरू ने चेताया था कि इसका कश्मीर पर असर पड़ सकता है, लेकिन पटेल का मानना था कि हैदराबाद की धोखेबाजी को देखते हुए सख्त कार्रवाई जरूरी है। और फिर ऑपरेशन पोलो हुआ। जी, सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद पर नियंत्रण कर लिया। बाद में पटेल ने निजाम से मुलाकात की और निजाम ने फिर भारतीय संघ के प्रति वफादारी का वचन दिया। एक और सवाल जो अक्सर उठता है, ये प्रिवी पर्स का मामला क्या था? पटेल ने शासकों को ये पेंशन क्यों दी? इस पर काफी विवाद भी हुआ था बाद में। हाँ, हुआ था। पटेल का मानना था कि जिन शासकों ने अपनी इतनी बड़ी संप्रभुता छोड़ी है, उन्हें एक तरह से मुआवजा देना जरूरी है। वे इसे बिना खून खराबे की क्रांति के लिए चुकाई गई छोटी कीमत मानते थे। लेकिन नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। नहीं, इस मुद्दे पर उनकी नेहरू से अक्सर बहस होती थी। नेहरू सरकारी पैसा इन भुगतानों पर खर्च करने के हक में नहीं थे, लेकिन पटेल का नजरिया यहाँ भी, आप कह सकती हैं, ज्यादा व्यावहारिक था कि शांतिपूर्ण विलय के लिए ये एक जरूरी कदम था। बिल्कुल। अब बात करते हैं पटेल के सबसे भरोसेमंद सहयोगी वीपी मेनन की, जिनका जिक्र किए बिना ये कहानी शायद अधूरी है। उन्हें आधुनिक भारत का अनकहे वास्तुकार भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। वापुला पंगुनी मेनन, उनकी कहानी तो असाधारण है। केरल में जन्मे, कई भाषाएं सीखी, गणित में तेज थे और सरकारी सेवा एक कुली के तौर पर शुरू की थी, कोलार गोल्डफील्ड्स में। जी हाँ, और क्लर्क से बढ़ते बढ़ते रिफॉर्म्स कमिश्नर बने। उस समय किसी भारतीय के लिए सरकार में ये सबसे ऊंचा पद था। उनका जो अनुभव था, महाराजाओं की शानो शौकत देखना और दूसरी तरफ छोटी रियासतों की वजह से प्रशासनिक गड़बड़ियों को झेलना, इन सब ने उन्हें रियासतों की इस बकवास, जैसा वो कहते थे, उसको खत्म करने के लिए प्रेरित किया। और वो अपनी साफ गोई के लिए भी जाने जाते थे। हाँ, अपनी साफ गोई और बेहतरीन मसौदा तैयार करने की क्षमता के लिए। हमने सुना कि पटेल और मेनन के बीच काफी करीबी तालमेल था। ये रिश्ता कैसे बना और एक काम कैसे करता था? मतलब उनकी वर्किंग स्टाइल कैसी थी? देखिए, सितंबर 1946 में मेनन गृह मंत्रालय में पटेल के राजनीतिक सलाहकार बने और यहीं से एक बहुत मजबूत पेशेवर और निजी रिश्ता शुरू हुआ। मेनन पटेल के दाहिने हाथ और सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए। अच्छा। और कानूनी समझ, मेनन ने अहम दस्तावेज तैयार किए, पटेल को रणनीति पर सलाह दी, यहाँ तक कि विभाजन के मुद्दे पर भी पटेल को मनाने में उनकी भूमिका रही। और पटेल ने भी उनका बचाव किया। हाँ, पटेल ने भी एकीकरण में मेनन की जो थोड़ी आक्रामक रणनीतियां थीं, उनका हमेशा बचाव किया। तो रियासतों को भारत में मिलाने में मेनन की मुख्य रणनीति क्या थी? इतने सारे शासकों को उन्होंने कैसे मनाया? ये तो बहुत बड़ा काम था।
जी, पटेल के अधीन रियासती विभाग के सचिव के तौर पर मेनन का ये सबसे बड़ा योगदान था। उनकी रणनीति आप कह सकती हैं बहुआयामी थी। उन्होंने शासकों से बातचीत में मनाने, फुसलाने, आकर्षण दिखाने और जरूरत पड़ने पर दबाव बनाने का मिला-जुला इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब हर तरह का पैंतरा इस्तेमाल किया। हाँ, कह सकते हैं। इसमें चालाकी से डराना और छिपी हुई धमकियां भी शामिल थीं और उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन को इस विलय योजना का राजदूत बनाने की भी कोशिश की, उनकी तारीफें की और उनके शाही रुतबे और शासकों पर उनके असर का बखूबी इस्तेमाल किया। क्या कुछ खास उदाहरण हैं जहां उनकी ये रणनीति साफ दिखती है? कोई किस्सा? हाँ, कई हैं। जैसे पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह से पहली मुलाकात में ही मेनन ने दो टूक कह दिया, हमसे आजाद होकर आप टिक नहीं सकते। बाप रे, सीधा। हाँ, बिल्कुल सीधा। या फिर त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जो आज़ादी का ऐलान कर चुके थे, उनसे बात करते हुए मेनन ने पहले उनकी बुद्धिमत्ता और राज्य के गौरव की तारीफ की, फिर विलय के रणनीतिक फायदे गिनाए और आखिर में आज़ाद रहने पर अराजकता की चेतावनी भी दी। जोधपुर के युवा महाराजा हनवंत सिंह का किस्सा तो और भी दिलचस्प है। वो जिन्ना के खाली चेक वाले प्रस्ताव से ललचा गए थे, तो मेनन ने उन्हें कुछ रियायतें दी, लेकिन साथ ही भौगोलिक मजबूरियों और संभावित सांप्रदायिक हिंसा की याद भी दिलाई। और वो पिस्तौल वाली घटना, है ना? बताते हैं कि एक मौके पर गुस्से में महाराजा ने मेनन पर पिस्तौल तक तान दी थी, जिसे फिर माउंटबैटन ने संभाला। रीवा में भी ऐसा ही हुआ। जब युवा शासक अड़ गया तो मेनन ने उसके अपदस्थ और कैद पिता को रिहा करने की धमकी दी, जिससे शासक को मजबूरन विलय समझौते पर दस्तखत करने पड़े। तो ये दिखाता है कि मेनन लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने दृढ़ थे, मतलब किसी भी हद तक जा सकते थे। जी बिल्कुल, उनका फोकस एकदम साफ था। तो उनकी शुरुआती रणनीति सिर्फ 3 विषयों, रक्षा, विदेश मामले और संचार पर विलय हासिल करना थी। क्या ये एक अस्थायी उपाय था, एक तरह का पहला कदम? हाँ बिल्कुल, मेनन की शुरुआती रणनीति यही थी कि शासक पहले इन 3 विषयों पर विलय स्वीकार कर लें और बाकी आंतरिक स्वायत्तता फिलहाल बनी रहे। ये एक स्टॉप गैप यानी अंतरिम उपाय था, पहला कदम। लेकिन लक्ष्य तो पूर्ण विलय ही था। हाँ, मेनन और पटेल दोनों जानते थे कि ये काफी नहीं है, खासकर छोटी रियासतों के लिए जो आर्थिक रूप से शायद टिक भी नहीं पाती। उनका मानना था कि आखिरकार पूर्ण एकीकरण जरूरी होगा, जिसमें लोकतंत्रीकरण और कुशल प्रशासन शामिल हो। ये अंतरिम उपाय सिर्फ तात्कालिक लक्ष्य हासिल करने का एक जरिया था, एक शुरुआत थी। अच्छा, मेनन के रिश्ते माउंटबैटन और नेहरू के साथ कैसे थे? क्या हमेशा सब सहमत होते थे या मतभेद भी थे? देखिए, माउंटबैटन शुरू में मेनन को शायद थोड़ा नजरअंदाज करते थे, लेकिन जल्द ही उनकी काबिलियत के कायल हो गए और उन पर काफी निर्भर हो गए। मेनन ने ही माउंटबैटन को उस संशोधित विलय योजना को अपनाने के लिए राजी किया, जिसे बाद में मेनन प्लान कहा गया। और माउंटबैटन ने उसे अपना प्लान बता दिया। हाँ, मजे की बात यह है कि माउंटबैटन ने उसे अपना प्लान बताकर पेश किया, लेकिन पटेल और मेनन ये जानते थे और उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया ताकि माउंटबैटन के शाही प्रभाव का फायदा उठाया जा सके। रणनीति थी ये। अच्छा, बहुत चालाकी से। जी, नेहरू ने शुरू में मेनन की योजनाओं पर कुछ आपत्तियां जताईं, लेकिन आखिरकार मान गए। हालांकि पटेल के मृत्यु के बाद नेहरू और मेनन के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए और मेनन को धीरे धीरे महत्वपूर्ण सरकारी पदों से हटा दिया गया। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन पर। ब्रिटिश राजनेता, बर्मा के अर्ल और भारत के आखिरी वाइसराय, शाही खानदान से ताल्लुक, युद्ध के हीरो। उन्हें भारत क्यों भेजा गया था और उनकी क्या भूमिका थी इस सब में? माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत भेजा गया था और उन्हें अभूतपूर्व शक्तियां दी गई थीं। उनका मुख्य लक्ष्य था सत्ता का हस्तांतरण करना और कोशिश करना कि ब्रिटिश भारत और रियासतों के लिए एक एकीकृत सरकार बने, हो सके तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर ही। तो क्या वो शुरू से रियासतों के विलय के पक्ष में थे? वो यथार्थवादी थे। शुरू में उनका ज्यादा ध्यान ब्रिटिश भारत की जटिल समस्याओं, खासकर विभाजन पर था। रियासतों के मामले में उनके शाही दर्जे की वजह से शासकों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। हालांकि कुछ शासक मजाक में उन्हें वो चरवाहा कहते थे, जो राजकुमारों को कसाई खाने यानी विलय की ओर ले जा रहा था। तो रियासतों के विलय में उनकी भूमिका कैसे विकसित हुई? मतलब वो इसमें कैसे शामिल हुए? नहीं, जैसा मैंने कहा, शुरू में उनका फोकस ब्रिटिश भारत पर था। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब नेहरू ने उनके शुरुआती प्लान बॉल्कन को सिरे से खारिज कर दिया।
प्लान बॉल्कन, वो क्या था? वो एक ऐसा प्लान था जिसके तहत प्रांतों और शायद कुछ रियासतों को भी अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिल सकता था। इससे भारत के कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने का खतरा था। ओह, ये तो खतरनाक था। हाँ, नेहरू इससे बहुत नाराज हुए और यहीं पर वीपी मेनन की भूमिका अहम हो जाती है। उन्होंने तेजी से एक नई योजना, वही 3 विषयों पर विलय वाली, तैयार की और माउंटबैटन को उसे अपनाने के लिए मनाया। माउंटबैटन नेहरू के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में कामयाब रहे और पटेल का भी सम्मान करते थे। गांधी जी ने भी उनसे आग्रह किया था कि वो भारत को बिखरने से बचाएं। तो उन्होंने रियासतों को मनाने के लिए क्या किया? उनके शाही रुतबे का कितना फायदा मिला? देखिए, उन्होंने कई तरह से मदद की। सबसे पहले तो उन्होंने मेनन की योजना का पुरजोर समर्थन किया। फिर 25 जुलाई 1947 को उन्होंने चेंबर ऑफ प्रिंसेस को संबोधित किया। वायसराय के तौर पर उनका वो पहला और आखिरी भाषण था। हाँ, ये भाषण काफी मशहूर है। जी, बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने शासकों को विलय के लिए राजी करने के लिए भौगोलिक मजबूरियों पर जोर दिया। मतलब ये कि उनकी रियासतें चारों तरफ से भारत से घिरी थीं, तो अलग कैसे रहतीं। उन्होंने अपने आकर्षण, हास्य और भविष्य की थोड़ी डरावनी तस्वीर पेश करने का भी इस्तेमाल किया कि अगर विलय नहीं किया तो क्या हो सकता है। और शाही कनेक्शन का? हाँ, सबसे बढ़कर उन्होंने राजा सम्राट के चचेरे भाई होने के अपने रुतबे और कई शासकों के साथ अपनी निजी दोस्ती का भरपूर फायदा उठाया। कई शासक उन्हें डिक्की कहकर बुलाते थे और उन्हें एक मददगार दोस्त मानते थे, न कि सिर्फ वाइसराय। क्या कुछ खास मामले हैं जहां माउंटबैटन का व्यक्तिगत प्रभाव निर्णायक साबित हुआ? हाँ, कई हैं। जैसे भोपाल के नवाब, जो उनके करीबी दोस्त थे लेकिन विलय के सख्त खिलाफ थे। उनको मनाने के लिए माउंटबैटन ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि ये पेशकश भी की कि वो उनके दस्तखत किए हुए विलय पत्र को 15 अगस्त के 10 दिन बाद तक गुप्त रखेंगे। अच्छा, ताकि नवाब की फौरी तौर पर लाज रह जाए। बिल्कुल। जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह जब जिन्ना के प्रस्ताव की तरफ झुक रहे थे, तो माउंटबैटन ने उन्हें इसके सांप्रदायिक खतरों के बारे में चेताया। और बाद में जब महाराजा ने मेनन पर पिस्तौल तानी, तो माउंटबैटन ने ही बीच बचाव कर मामला शांत किया। त्रावणकोर के दीवान से भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की, जिससे आखिरकार विलय का रास्ता साफ हुआ। हालांकि ये भी सच है कि वो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जो उनके पुराने दोस्त थे, उन्हें विलय के लिए राजी नहीं कर पाए और हैदराबाद के निजाम को भी बातचीत से मनाने में असफल रहे। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर उनका योगदान अहम था। हाँ, बिल्कुल। उनके प्रयासों से लगभग सभी रियासतों का विलय संभव हुआ और उन्होंने छोटे राज्यों के विलय का भी समर्थन किया। उनके कार्यों ने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक सामंजस्य को आकार देने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। एक दूरदर्शी नेता, संसदीय लोकतंत्र के हिमायती, रियासतों के बारे में उनके क्या विचार थे? क्या वो पटेल जितने ही व्यवहारिक थी इस मामले में? देखिए, नेहरू का नजरिया पटेल से काफी अलग था। वो रियासतों और राजशाही के, आप कह सकती हैं, सिद्धांततः विरोधी थे। उनका मानना था कि राजकुमारों का खत्म होना तय है और भारत का भविष्य एक एकीकृत राष्ट्र में है, न कि इन बिखरी हुई रियासतों के साथ। तो वो राजशाही खत्म करना चाहते थे। वो रियासतों में राजशाही की जगह जिम्मेदार सरकारें चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो राज्य संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें दुश्मन राज्य माना जाएगा। और जैसा हमने पहले बात की, उन्होंने माउंटबैटन के प्लान बॉल्कन को सख्ती से खारिज कर दिया था, क्योंकि वो भारत को और बांट सकता था। उनका नजरिया ज्यादा सैद्धांतिक और भविष्यवादी था। तो एकीकरण की प्रक्रिया में उनकी सीधी भूमिका क्या रही? क्या उन्होंने सब कुछ पटेल और मेनन पर छोड़ दिया था या वो भी सक्रिय थे? पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। देखिए, उन्होंने रियासती विभाग बनाने पर सहमति दी और पटेल को उसका मुखिया बनने दिया। इसे एक तरह का साझा फैसला माना जाता है। उन्होंने वीपी मेनन के उस संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसके तहत रियासतों को 3 विषयों पर शामिल होना था। लेकिन कुछ खास मामलों में उनकी सीधी और गहरी भूमिका थी। जैसे कि कश्मीर? हाँ, कश्मीर। नेहरू का कश्मीर से एक गहरा भावनात्मक लगाव था। वो शेख अब्दुल्ला के जरिए जल्द से जल्द विलय चाहते थे। जनमत संग्रह को लेकर उनका रवैया थोड़ा अस्पष्ट रहा, जिसे कुछ लोग नेहरू के राजनीतिक जीवन का रहस्य भी कहते हैं। बाद में उन्होंने कश्मीर नीति का नियंत्रण पटेल से सीधे अपने हाथ में ले लिया। और विडंबना यह है कि बाद में शेख अब्दुल्ला को कैद भी किया। जी, 11 साल तक।
जिन्हें उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही रिहा करने का आदेश दिया। तो कश्मीर का मामला बहुत जटिल रहा। और हैदराबाद में नेहरू शुरू में सैन्य दखल से बचना चाहते थे। वो स्टैंडस्टिल समझौते यानी यथास्थिति बनाए रखने के समझौते को सांप्रदायिक शांति खरीदने का एक तरीका मानते थे। लेकिन जब निजाम ने समझौते का उल्लंघन किया और हालात बिगड़ने लगे तो उनका रुख भी सख्त हो गया। आखिरकार उन्होंने पटेल को अंतिम फैसला लेने दिया और सैन्य कार्रवाई के बाद निजाम को संवैधानिक प्रमुख बने रहने देने पर सहमत हो गए। क्या उनकी कोई प्रतीकात्मक भूमिका भी थी इस पूरी प्रक्रिया में, एक राष्ट्र के नेता के तौर पर, पहले प्रधानमंत्री के तौर पर? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने राजस्थान और मध्य भारत जैसे नए बने राज्यों के संघों का उद्घाटन किया। वो खुद भी एकीकरण की तेज रफ्तार से हैरान थे। सितंबर 1948 में उन्होंने कहा था कि वो खुद भी, जो इस प्रक्रिया से इतने करीब से जुड़े थे, ये कहने में हिचकिचाते कि राज्यों में इतने तेज बदलाव होंगे। वो मानते थे कि भविष्य के इतिहासकार भारत के इस दौर को देश के इतिहास के प्रमुख चरणों में से एक मानेंगे। उनका कद और उनकी दृष्टि निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया को एक राष्ट्रीय वैधता प्रदान करती थी। बिल्कुल। और अंत में सूची में 5वां नाम है के.एम. मुंशी का। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और साहित्यकार भी थे। शायद एकीकरण में उनका क्या योगदान था? जी हाँ, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मुंशी एक महत्वपूर्ण लेकिन शायद थोड़े कम चर्चित किरदार हैं इस कहानी में। वो एक पक्के संविधानवादी थे और भारत की आजादी की तरफ ले जाने वाली घटनाओं में उनकी अहम भूमिका थी। संविधान सभा में भी सक्रिय थे। हाँ, वो संविधान सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से थे। अखंड हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक थे और एक मजबूत केंद्र चाहते थे। उन्होंने रियासतों को सलाह दी कि वे संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजें और खुद उदयपुर रियासत के सलाहकार भी रहे। अच्छा। उन्होंने कुछ राज्यों के विलय के लिए समझौते तैयार करने में भी मदद की, जैसे संयुक्त दक्खन राज्यों के लिए। जूनागढ़ में जब भारत समर्थक अनंतिम सरकार बनी तो उसकी घोषणा का मसौदा भी मुंशी ने ही तैयार किया था। एक और दिलचस्प बात, उन्होंने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के संघ के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्रेरणा लेकर मत्स्य संघ नाम सुझाया था। वाह, ये तो रोचक है। लेकिन हैदराबाद में उनकी भूमिका काफी चुनौतीपूर्ण लगती है, जैसा हमने सुना। वहां क्या हुआ था? बिल्कुल, ये उनके करियर का एक बहुत अहम और मुश्किल दौर था। सरदार पटेल ने उन्हें दिसंबर 1947 के अंत में हैदराबाद में भारत सरकार का एजेंट जनरल, मतलब एक तरह से राजदूत, नियुक्त किया। और उनका काम था स्टैंड स्टिल समझौते का पालन करवाना। जी, लेकिन निजाम और खासकर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कट्टरपंथी रजाकार समझौते को मानने को तैयार ही नहीं थे। मुंशी वहां एक तरह से अलग थलग पड़ गए, जैसा उन्होंने खुद कहा, अपने ही घर में कैदी। हैदराबाद सरकार उन पर शक करती थी, उनके काम में बाधा डालती थी। तो उन्होंने दिल्ली को कैसे सूचित किया? मुंशी ने दिल्ली को लगातार संदेश भेजकर रजाकारों की बढ़ती हिंसा और निजाम के अड़ियल रवैये के बारे में आगाह किया। उनके ये संदेश हालात की गंभीरता बताने में बहुत अहम साबित हुए। और पुलिस एक्शन के बाद? जब पुलिस एक्शन हुआ तो मुंशी ने ही निजाम की सरकार के इस्तीफे की घोषणा की और युद्ध विराम का आदेश दिया। पटेल ने बाद में हैदराबाद में उनके काम की बहुत तारीफ की, खासकर मुश्किल हालात में भी उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण की। बाद में मुंशी केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और भारतीय विद्या भवन के संस्थापक भी थे। वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापकों में से भी एक थे। तो हमने देखा कि कैसे इन 5 प्रमुख हस्तियों ने, पटेल, मेनन, माउंटबेटन, नेहरू और मुंशी, अपनी अलग अलग ताकतों, अपनी रणनीतियों, अपने दृष्टिकोणों का इस्तेमाल करके इस विशाल और जटिल काम को अंजाम दिया। हाँ, ये वाकई एक जटिल नृत्य जैसा था, है ना? एक तरफ पटेल मेनन की वो व्यावहारिक और दृढ़ जोड़ी, दूसरी तरफ माउंटबेटन की शाही अनुनय शक्ति और कूटनीतिक भूमिका, और फिर नेहरू का व्यापक दृष्टिकोण। हाँ, नेहरू का व्यापक दृष्टिकोण, उनका सैद्धांतिक रुख और महत्वपूर्ण मौकों पर उनका हस्तक्षेप, और मुंशी की कानूनी समझ और हैदराबाद जैसे नाजुक मौके पर उनकी जमीनी भूमिका, इन सब ने मिलकर काम किया। बेशक उनके बीच मतभेद भी थे। हाँ, मतभेद भी थे, प्रिवी पर्स को लेकर, कश्मीर नीति को लेकर, शायद श्रेय लेने को लेकर भी कुछ हद तक, लेकिन इन सब के बावजूद अंतिम लक्ष्य एक ही था, एक एकीकृत अखंड भारत का निर्माण।
ये सचमुच एक स्मारकीय उपलब्धि थी जिसे इन व्यक्तियों के सामूहिक, हालांकि हाँ कभी-कभी विवादास्पद भी रहे होंगे उनके प्रयास, उन्होंने संभव बनाया। उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर आधुनिक भारत की नींव रखी, जिसका नक्शा आज हम देखते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, ये देखते हुए कि इन प्रमुख हस्तियों के व्यक्तित्व कितने अलग थे और उनके तरीके कभी-कभी कितने भिन्न थे। क्या होता अगर उस महत्वपूर्ण मोड़ पर नेतृत्व का ये खास मिश्रण, ये कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता? आधुनिक भारत के नक्शे को आकार देने में इन व्यक्तियों की निजी एजेंसी, उनकी भूमिका कितनी थी और इतिहास की बड़ी अनिवार्य शक्तियों का कितना हाथ था? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।